नमस्कार। 21वीं शताब्दी में मानव जाति का भविष्य क्या होगा और दुनिया की हालत कैसी होगी आने वाले 3-4 दशकों में, इस विषय को लेकर जो बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक विशेष रूप से विचार कर रहे हैं, उनमें एक नाम युवल नोह हरारी का है। युवल नोह हरारी इजराइल के निवासी हैं, मूलतः यहूदी हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इतिहास में पीएचडी की और वे जेरूसलम की हिब्रू यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्राध्यापक हैं। हिब्रू भाषा में भी वे लिखते हैं और अंग्रेजी में उनकी 3 किताबें हाल के 3-4 वर्षों में सामने आई हैं। उनमें से जो अद्यतन पुस्तक है, तीसरी किताब उनकी, वह 2018 में छप करके आई। 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, ये पुस्तक उनकी है। इसके पहले 2 किताबें और उनकी आई थी। सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, यह पहली किताब, और उसके बाद होमो ड्यूस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। तीनों ही किताबें हरारी साहब की दुनिया भर के बुद्धिजीवियों के बीच बहुत चर्चित हुई हैं। धमाकेदार पुस्तकें ये मानी गई और बहुत अध्ययन परिश्रम करके भी लिखी गई हैं। विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की जानकारी और आधुनिक इतिहास की विशेष जानकारी के साथ हरारी मानव जाति के अतीत, वर्तमान और भविष्य में झांकते हैं। ये जो तीसरी किताब है उनकी, इसकी ओर मेरा ध्यान सम्मान्य अग्रज प्रोफेसर विजय भाई पंड्या ने आकर्षित किया। उनकी इच्छा थी कि मैं यह पुस्तक जरूर पढूं और उनकी कुछ ऐसी कृपा भी मेरे ऊपर है कि उन्होंने स्वयं अपनी ओर से यह पुस्तक मेरे पास भेजी। 2 साल से लगभग यह पुस्तक मेरे पास रखी रही। मैं समय नहीं निकाल पाया इसको पढ़ने का, और जबकि पढ़ा इसको तो मुझे लगा कि दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, इस पुस्तक की अनेक निष्पत्तियां और स्थापनाएं आउटडेटेड अब हो रही हैं। फिर भी यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हमारे समय की, और जो तस्वीर आगे के 3 दशकों की, 21वीं शताब्दी के आने वाले 30 सालों की हरारी इसमें खींचते हैं, वह एक डराने वाली तस्वीर है, चौंकाने वाली तस्वीर भी है और विचारणीय है। 2050 में दुनिया कैसी होगी, इसका वे एक पूर्वानुमान करते हैं कुछ प्रमाणों के आधार पर। हरारी खुद मानते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ती है, उतनी तेजी से संसार में उथल पुथल होती है और परिवर्तन होते जाते हैं। होमो ड्यूस जो उनकी दूसरी किताब है, उसमें उन्होंने खासतौर से किस तरह से दुनिया बदलती गई और कल की तस्वीर क्या होगी, इस बात पर विचार किया है। तो कई बार इतनी द्रुत गति से परिवर्तन होता है कि हम समझ नहीं पाते कि दुनिया कितनी बदल गई। हमारे देखते देखते 2 साल में कितनी दुनिया बदल गई, यह हम सोचते नहीं हैं। हमारा रहन सहन बदल गया, हमारी जीवन शैलियाँ बदल गई पिछले थोड़े से ही समय में। आने वाले 2-3 सालों में कुछ और बदलेगा। 30 साल बाद 2050 में जो तस्वीर आने वाली दुनिया की होगी, उसका आकलन करते हुए हरारी कहते हैं कि वह एक ऐसा संसार होगा 2050 के आसपास का, जिसमें कि समाजवाद और उदारवाद के द्वारा स्थापित सारे मूल्य लुप्त हो चुके होंगे। स्वतंत्रता, समता और विश्व बंधुत्व, ये मूल्य जो 20वीं शताब्दी में
नवनिर्माण के लिए हमारे विचारकों ने, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले शहीदों ने स्थापित किए। उनकी स्थापना के लिए 20वीं शताब्दी में तो कुछ संघर्ष होता रहा, लेकिन 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक आते आते या 21वीं शताब्दी के आने पर सूचना प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी का जो एक गठबंधन अब हुआ है, उससे समीकरण सारे बदलते चले जा रहे हैं। ये गठबंधन पहले नहीं था। इसकी ओर हरारी ध्यान आकर्षित करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उससे दुनिया बदल रही है। पिछले 10-20 सालों में ही काफ़ी दुनिया बदल गई। हमारे पास 30-40 साल पहले टीवी नहीं था, तो हमारी जीवन शैली एक अलग थी, बगैर दूरदर्शन के। फिर उसमें केवल एक ही चैनल आता था, बहुत सारे चैनल आ गए। तो उसके बाद से कुछ और परिवर्तन हमारे रुझानों में, सोच समझ में और जीवनचर्या में हुआ। मोबाइल हम लोगों के पास नहीं था 30-40 साल पहले। मोबाइल के आने के बाद हमारी ज़िंदगी काफ़ी कुछ बदल गई। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी के साथ समीकरण पहले नहीं था। बायोटेक्नोलॉजी में जो अनुसंधान हो रहे हैं वो बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ सकते हैं। और ये दोनों जो तकनीकें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये अगर मिल जाती हैं और कुछ लोगों के हाथ में इनकी जो उपलब्धियां हैं वो आती हैं, तो दुनिया में उथल पुथल हो जाएगी। बहुत कुछ उलट पलट हो सकता है आने वाले सालों में। तो एक तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की जो बातें की जाती रहीं, वो सब हवा में रह जाएंगी और शायद लोग भूल भी जाएंगे कि ये भी कोई बातें कभी होती थीं। आज़ादी की जो बात गांधी जी ने कही कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात मैं नहीं कहता, मैं वैचारिक स्वराज की बात करता हूँ। स्वराज की वो बात करते थे, वह तो बहुत हाशिए पर चली गई थी बात सारी, और अब उसकी कहीं कोई हमारे दिमाग में स्मृतियाँ भी बचेंगी या नहीं कहा जा सकता। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे बार बार गांधी जी का स्मरण होता रहा। हालांकि हरारी साहब ने गांधी जी का कहीं कोई नाम इसमें नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्या बात थी, यह मेरे लिए समझना मुश्किल है। वे सारे ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर बात करते हैं और आसन्न अतीत की भी बात करते हैं, सारी दुनिया के आसन्न अतीत की, एशियाई देशों के भी आसन्न अतीत की बात करते हैं। और दुनिया की सारी तस्वीर जिस आदमी ने बदल दी, उसका कहीं कोई जिक्र वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक जगह गांधी शब्द आया है इनकी किताब में, वो करेंसी नोट पर जो तस्वीर छपती है गांधी की, उसका उदाहरण उन्होंने किसी दूसरे संदर्भ में दिया है। वो गांधी को याद करने लायक ही शायद नहीं समझते हैं। लेकिन 21वीं सदी के लिए 21 लेसन्स या नसीहतें या पाठ जो उन्होंने तैयार किए, उसमें भी एक बात हम ये देखते हैं कि 21 की संख्या किसी तरह उन्होंने बना डाली है। 21वीं सदी के लिए 21 बातों का जमावड़ा करना था, इसलिए जितनी बातें वो कहना चाह रहे हैं वो कुल मिलाकर के 4-5 मुद्दे वो उठाते हैं, 4-5 समस्याएं, 4-5 नसीहतें, 4-5 तरह की चुनौतियां दुनिया के सामने हैं, वो बदल देंगी संसार को, यही वह कहते हैं। उसको उन्होंने बांट करके 21 बना दिया है। नहीं तो 21वीं सदी के लिए 5 नसीहतें, 5 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, ऐसा भी नाम कर सकते थे। जो खास समस्याएं, चुनौतियां और पाठ वो बनाते हैं, वो बेरोजगारी की एक बात उसमें है, शिक्षा है, और टेक्नोलॉजी का प्रभाव जो समाज पर हो रहा है, उससे जो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आने वाला है। ये समस्याएं और चुनौतियां खास तौर से वो उठाते हैं। कुल मिलाकर के उनका कहना यही है जो मैंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी में जो नए प्रयोग हो रहे हैं, उससे उदारवाद की धज्जियां उड़ चुकी हैं, और इसका जो असर समाज पर होगा इस गठबंधन का, उससे बेरोजगारी की समस्या एक विश्वव्यापी विस्फोट के रूप में सामने आएगी। अभी भी हम देख ही रहे हैं कि निरंतर बेरोजगारी बढ़
बढ़ती चली जा रही है। पिछले 3, 4, 5 सालों में बेतहाशा जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है और लगातार बढ़ने वाली है, उस पर कोई समाधान उसका हमारे समाज के नियंताओं के पास, सरकारों के पास नहीं है। एक साथ करोड़ों करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे इस गठबंधन के कारण, और अभी भी हो रहे हैं। तो ये जो बेरोजगारी विश्वव्यापी समस्या के रूप में विकराल रूप धारण करके पसर जाएगी, वह इस गठबंधन का नतीजा होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी का गठबंधन है, और उससे शक्ति के समीकरण बदलेंगे। खास बात यह होगी, हरारी साहब इस बात को कहते हैं, बहुत विचारणीय बात है, कि जो राजनीतिक दृष्टि से इस समय बहुत शक्तिशाली हैं, बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके भी हाथों में सत्ता नहीं रह जाएगी, उनके हाथों से भी सत्ता खिसकती हुई उनके पास चली जाएगी, जिनके पास आंकड़े हैं, डेटा है, और डेटा धारक सबसे बड़ा संपत्तिशाली और शक्तिमान बनता चला जाएगा। ये हो भी रहा है। गूगल के पास डेटा है, गूगल दुनिया को बदल रहा है। गूगल ने चुनाव में दखलंदाजी की, चुनाव प्रचार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो कुछ का कुछ हो गया। अभी अभी हमने देखा 5 साल पहले जो चुनाव हुआ अमेरिका में, उस पर फिल्म आई। वो फिल्म शायद हरारी साहब ने नहीं देखी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसका उन्होंने संदर्भ नहीं दिया, लेकिन उनको मालूम है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी एक बनी थी, उसने अपने हाथ में ये काम लिया कि हम ट्रंप साहब का प्रचार करेंगे। वो किस तरह से उन्होंने प्रचार किया, उसकी बाद में सारी कलई खुल करके आई, और उस फिल्म में दिखाया गया। उस कंपनी के सीईओ से बातचीत करके वो कंपनी बाद में लिक्विडेट की गई, उन लोगों पर मुकदमा चला, क्योंकि उन लोगों ने कुछ करोड़ लोगों के दिमाग पर कैसे कब्जा कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, इसकी तकनीक को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। उन्होंने कुछ लाख लोगों के व्हाट्सएप नंबर, अकाउंट सब मंगाए, उनकी मैसेजेस को एनालाइज किया, और उसकी एक तकनीक होती है कि कितने कितने लाख लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि इनको वोट देंगे कि इनको वोट देंगे, वो कुछ अनिश्चय में हैं, तो उनके दिमाग को कैसे बदला जाए। तो उनको एक साथ कई लाख मैसेज एक साथ जाएंगे कि जो दूसरी अमुक कैंडिडेट है वो कितनी बदचलन है, या उसमें क्या क्या खराबियां हैं, और ये कितने सच्चरित्र हैं, कितने महान हैं, अमेरिका का उद्धार कर देंगे। तो कुछ लाख लोग जो शायद दूसरे उम्मीदवार को वोट देते, उनके वोट उधर चले गए, ये शायद हुआ, और एक मार्जिन से वो सज्जन विजयी हुए जो अब अपदस्थ हो चुके हैं, अब राष्ट्रपति नहीं है। हमारे यहाँ भी यही हुआ, हमारे यहाँ भी सूचना प्रौद्योगिकी का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ चुनाव जीतने के लिए, और कई पार्टियों ने किया। उसमें जिस पार्टी के पास ज़्यादा साधन थे, ज़्यादा पैसा था और ज़्यादा अच्छी सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकती थी, उसने किया। इससे एक हरारी साहब स्थापना देते हैं, जो उनकी 21 बड़ी नसीहतों में से एक महत्वपूर्ण नसीहत है, कि उत्तर सत्य का युग आ जाएगा। जिस तरह से आधुनिक युग के बाद उत्तर आधुनिकता का युग आया, पोस्ट मॉडर्निज्म आया, उस तरह से सत्य युग तो बीत ही चुका था कभी, और सत्य की बात कभी कभी की जाती रही है, लेकिन अब उत्तर सत्य का युग आएगा। उत्तर सत्य के युग में यह होगा कि झूठ को सत्य कैसे बनाया जा सकता है, बड़ी सफाई से झूठ को सत्य के रूप में कुछ करोड़ लोगों के मन में आप कुछ समय के प्रचार के द्वारा बिठा सकते हैं। ये तो देखते देखते हमारे समय में हो रहा है। जो आदमी ये कहता रहा कि भारत का विभाजन कभी नहीं होना चाहिए और अंतिम क्षण तक विरोध करता रहा, उसको जिम्मेदार अब ठहराया जा रहा है कि वो चाहते तो विभाजन रोक लेते, जबकि उस बैठक में जिसमें कि तय किया गया कि भारत का विभाजन होगा, उसमें वो अनुपस्थित थे। उनको पता ही नहीं था कि बैठक हो रही है और तय कर रहे हैं कुछ लोग। भारत के विभाजन में जो लोग शामिल थे उसका निर्णय कराने में, उसमें हिंदू महासभा भी थी, और भी लोग थे। वो सब तो अब अखंड भारत के समर्थक और महान राष्ट्रवादी हो गए।
और एक आदमी जो पूरे देश में विरोध करता रहा कि विभाजन नहीं होगा, उसको जिम्मेदार हमने बना दिया। 30-40 साल में जिस तरह से हमने लगातार प्रचार किया है गांधी जी के खिलाफ, उसमें गांधी जी की सूरत, तस्वीर कुछ से कुछ हो चुकी। हमारे बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें कुछ से कुछ बना दी गई। केवल झूठ को सच कैसे बनाया जाता है, लगातार आप कई मैसेजेस एक साथ भेजते हैं और सबूत पेश करते हैं बाकायदा प्रमाण के साथ में, लेकिन वो एक पक्ष के सबूत होते हैं, दूसरे पक्ष को आप नहीं बताते। कि सावरकर पर भी मुकदमा था गांधी जी की हत्या में शामिल होने के लिए, वो सबूत थे, कमेटी बैठी थी, उसने सारे सबूत भी पेश किए थे कि जिम्मेदारी पर्दे के पीछे से तो इन्हीं की है, उकसा तो यही रहे थे, साबित भी हुआ। अब जो लोग सावरकर साहब को महान राष्ट्रभक्त और नेता मानते हैं, उनके सामने सबूत रख भी दिए जाएं तो उनका दिमाग इतना निश्चित हो चुका है इस बारे में कि वो राष्ट्र के उद्धारक हैं और राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी की भक्ति पूजा कर लेते हैं, उनकी मूर्ति पर माला चढ़ा देते हैं, लेकिन मन ही मन में तो मानते हैं कि इसने तो बर्बाद किया हमारे देश को। ये जो छवि बन गई, उल्टी छवि बन गई, ये पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा किस तरह से उत्तर सत्य निर्मित होता है, किस तरह से झूठ को सत्य बनाया जाता है, इसका हम इसमें एक उदाहरण देखते हैं। ये मैंने दिया, हरारी साहब ने उदाहरण नहीं दिया, हरारी साहब ने कुछ और उदाहरण दिए हैं। इजराइल की प्रधानमंत्री महिला थी, वो कहती रही कि फिलिस्तीन कहाँ है, फिलिस्तीन कोई देश है ही नहीं, फिलिस्तीन की स्थापना हो गई, कुछ देश उसको मान्यता दे रहे हैं, उन्हीं के देश में बैठा हुआ है फिलिस्तीन बीच में, लेकिन वो कह रहे नहीं ऐसा कोई देश कहीं है ही नहीं। चीन कहता रहा कि तिब्बत कहाँ है, तिब्बत कोई देश है ही नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। और सारे चीनी जनता उस झूठ को सत्य मानेगी, क्योंकि वो पूरी तरह से स्थापित किया गया कि नहीं, ये अलग से कभी कोई देश था ही नहीं। इस तरह से तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे झूठों को सत्य बना करके, चाहे जिस पार्टी की सरकारें आई, उन्होंने काम खूब किया, उनके हाथ में तंत्र था, सूचना का तंत्र था। तो जो दूसरी बड़ी समस्या हरारी साहब इसमें उठाते हैं, वो इतिहास के अंत की है। आख्यान का अंत होगा, कुछ आख्यानों पर हमारा जीवन चलता था, वो आख्यान सब खत्म होने लगेंगे, होते चले जा रहे हैं, और जो बड़े इतिहास हमारे थे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मशीन का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, मशीन जिस तरह से हमारे अस्तित्व का, हमारे जीवन का अंग बनती चली जा रही है, उससे मनुष्य की मेधा का क्षरण होता चला जाएगा, हो भी रहा है। बहुत मेधावी लोग जो बगैर मशीन के काम किया करते थे, वो अब एक तरह से म्यूजियम पीस जैसे लगते हैं कि ऐसा काम भी हो सकता है। हमारे पंडितों में एक अकेले आदमी ने बड़े साइज का 6000 पेज का बारीक प्रिंट में छपा हुआ कोर्स जो है अकेले संस्कृत में बना दिया। उसके अलावा भी उतनी मोटी किताबें उसने अकेले लिख डाली। अब कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा काम हो सकता है, एक आदमी अकेला इतना काम कर देगा, क्योंकि सारी मशीनें हैं, कई टीम मिलकर के काम करती हैं, तब भी उतना बड़ा काम शायद अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मेधाएं अब वैसी नहीं रही। हम बहुत सारा काम अब मशीन में डेटा फीड करके करते हैं और हमको मालूम ही नहीं, मशीन को मालूम है। कई बार ये शंका होती है, जो बजट पेश किया जाता है बजट सत्र में, उसमें वित्त मंत्री को क्या बजट वो पेश कर रहे हैं या कर रही हैं, ये उनको विदित है या नहीं, इस पर शंका होने लगती है। क्योंकि डेटा तो मशीन ने फीड किया था, मशीन ने निकाल दिया कि इतनी जीडीपी बढ़ेगी, इतना विकास की दर होगी, इतना वो होगा। वो कैसे सचमुच में क्या होगा, इसको वो सचमुच में समझ रहे हैं या नहीं समझ रही हैं, ये बड़ी शंका होती है। और ये हो रहा है तो मशीनें जानती हैं और मशीनों से निकाल लिए जाती हैं निष्पत्तियाँ, और मशीनों से कई बार झूठ को सच बना करके प्रस्तुत भी कर दिया जाता है और विश्वास दिलाया जाता है कि हाँ ये सत्य है। खूब बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था हो सकता है कि वैसी ना हो, लेकिन चूंकि डेटा है, डेटा स्थापित किए कि ये तो सही डेटा हमने बनाया है, तो उससे हमारे सामने झूठ जो है सत्य के रूप में चमकता हुआ है, स्थापित होता चला जाता है। हरारी साहब ये भी कहते हैं कि जो तब्दीली होगी उसमें एक तो
सूचना प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी के गठबंधन के कारण आदमी जो मशीन की तरह बनता जाएगा, ये तो होगा ही, लेकिन बहुत सारे जो परिवर्तन होंगे उसमें करेंसी खत्म हो सकती है, बैंकों से लेन देन खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जमाना आ जाएगा। कुछ कुछ आ भी रहा था कि बिटकॉइन जैसी एजेंसियां बाजार में उतर गई, तो खरीद फरोख्त किसी करेंसी के द्वारा नहीं होगी। मान लीजिए बैंकों के मार्फत फिर लेन देन नहीं होगा, आंकड़ों के द्वारा होगा, और आंकड़े संपत्ति बन जाएंगे। किसके पास कितने आंकड़े हैं, डेटा है, उसके पास उतनी संपत्ति है। जब करेंसी नहीं होगी और बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे तो सरकारें टैक्स किस पर लगाएंगी? तो हरारी साहब का कयास ये है कि वो आंकड़ों पर टैक्स लगाएंगी, आंकड़ों और सूचनाओं पर टैक्स लगाएंगी। जिसके पास जितनी ज़्यादा सूचनाएं हैं कि गूगल कंपनी है, दूसरी कंपनी है, सिग्नल है, या और कंपनियां हैं, फेसबुक है, तो उन्होंने कितने करोड़ लोगों के आंकड़े इकट्ठे कर लिए हैं, वो उनके पास संपदा है, उनके पास दुनिया को उससे बदलने की ताकत भी है। वो सरकारें फिर परिचालित भी हो सकती हैं उनके द्वारा। और टैक्स अगर लगाएंगी तो शायद उन पर लगाएंगी, तो आंकड़े सबसे बड़ी पूंजी बन जाएंगे। आप आंकड़ों की मुर्गियां सेंतिए और वो अंडा देती चली जाएंगी। ज्यादा बड़ी जो इससे खतरे की घंटी बजती हुई हरारी साहब देख रहे हैं, वो यह है कि मशीन हमारे जीवन में घुसपैठ जिस तरह से कर रही है, वो हमारे शरीर और मन पर कब्जा करती चली जाएगी। अभी भी कई बातों में मशीन पर हम निर्भर करते हैं। हमारे जो गुरुजन होते थे उनको किताबें की किताबें याद होती थी, उनको किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमने जब पढ़ाई की तो किताबें हमको पढ़ना पड़ती थी, किताबें कंसल्ट करना पड़ती थी। उसके कुछ साल बाद, आज से 41 साल पहले कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर की सहायता हम लेने लग गए, कंप्यूटर की मदद लेने लग गए। फिर लैपटॉप आ गए, धीरे धीरे हम उस पर निर्भर होने लग गए। हमको कई बार ये लगने लगा कि हमारा आधा दिमाग उसके भीतर है। कई बातों के लिए हमको बार बार उसको खोलने की ज़रूरत पड़ती है। ये हालत हुई। फिर मोबाइल पर बहुत सारा हमारा जीवन निर्भर हो गया। अब तो ये हालत है कि घर का दरवाज़ा खोलने के लिए मोबाइल चाहिए, कार का दरवाज़ा खोलने के लिए मोबाइल चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, बैंक ट्रांजैक्शन करने के लिए मोबाइल चाहिए, दुनिया भर से बात करने के लिए मोबाइल हमारे पास होना चाहिए। तो वो हमारे शरीर से एक तरह से चिपक गया। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो उनके कान से चिपका हुआ है या उनके शरीर से चिपका हुआ है मोबाइल। उसके बिना जैसे उनकी पहचान ही नहीं होगी। रात को भी अगर सोते हैं तो शायद पास रख करके ही सोते होंगे। फ्लाइट में बैठे हुए हैं तो मोबाइल चिपका हुआ है, आंखें उस पर चिपकी हुई हैं। तो उनके दिमाग का, उनके शरीर का वह हिस्सा एक तरह से बनता चला जा रहा है। जैसे कि कवच और कुंडल कर्ण के शरीर के हिस्से थे तो उनको अलग नहीं कर सकता था, उस तरह से अब ये कुछ मशीनें ऐसी आ जाएंगी जिनको आप शरीर से अलग नहीं कर सकेंगे, और वो फिर आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएंगी। आपके दिमाग का हिस्सा जब तक हैं तब तक ये संभावना है कि आप उनको अलग कर सकते हैं। जिस तरह से कपड़े उतार सकते हैं, आप मोबाइल अलग रख दीजिए, बंद कर दीजिए, और देखिए कि उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। हम विपश्यना का कोर्स करने गए तो उन्होंने मोबाइल रखवा लिया। 10 दिन तक मोबाइल नहीं था, बहुत प्रेम से काम चला, बहुत अच्छा रहा। ऐसा कभी भी हम कर सकते हैं। हमारे पास ये आज़ादी है। आगे चल के ये आज़ादी छिन सकती है, क्योंकि मशीनें इस तरह की आ जाएंगी कि आप एक दिमाग में कहीं एक चिप लगवा लीजिए, शरीर में या सिर में कहीं, उससे आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। फिर मोबाइल हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप दुनिया से बातचीत खुद कर सकते हैं। वो चिप जो है सारा डेटा आपके शरीर में, दिमाग में प्रेषित करता रह सकता है, आपको सूचनाएं भेजता रह सकता है। इतना सा छोटा सा चिप अगर आपने कहीं लगवा लिया, इस पर तो प्रयोग हो ही रहे हैं। फिर उस चिप से कैसे आपको नियंत्रित किया जा सकता है, वो चिप जिस मालिक ने लगाया है वो नियंत्रित कर सकता है आपको। इस पर प्रयोग हो ही रहे हैं। तो मनुष्य के मानस को बदला जा सकता है। साइंस अब इस पर थोड़ा काम कर रहा है, बायो टेक्नोलॉजी के द्वारा
ये काम हो रहा है कि हम मनुष्य के शरीर को बदल सकते हैं, उसको दीर्घायु कर सकते हैं। अभी 40 साल की एवरेज औसत उम्र थी 10-20 साल पहले, अब 60 की हो गई, 80 की अब हो सकती है। हम उसकी औसत आयु 100 साल कर देंगे। इस तरह के प्रयोग हम शरीर के ऊपर करेंगे और फिर 150 साल की उम्र हो सकती है। तो दीर्घजीवी मनुष्य बन सकेगा। होमो ड्यूस जो दूसरी किताब है हरारी साहब की, उसमें उनकी थीसिस यही है कि पशु से मनुष्य बना, सेपियंस होमो सेपियंस हुए, और होमो सेपियंस से होमो ड्यूस बनेंगे। ड्यूस जो है लैटिन में संस्कृत के देव शब्द से देव शब्द का समानार्थी है, उससे आया हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मनुष्य जो है देवता अपने आप को बनाने की तैयारी अब कर रहा है। वो अमर होना चाहता है, और देवता जिस तरह से शक्तिशाली हैं, हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, इंद्र अग्नि वरुण आदि देवता जिस तरह से वैदिक ऋषियों के विचार में नियंत्रित करते हैं, उस तरह से मनुष्य जब देवता बन जाएगा तो दुनिया को नियंत्रित करेगा। सब मनुष्य तो देवता बन नहीं सकेंगे। जो उन प्रयोगों का लाभ लेंगे वो देवता बनेंगे, वो दुनिया को नियंत्रित करेंगे। तो कुछ हजार होमोड्यूस हो जाएंगे, देवता बन जाएंगे, वो लगभग अमर हो जाएंगे, तो संसार को नियंत्रित करेंगे। बाकी लोग उनके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह होंगे, क्योंकि अमृत जब बटेगा तो उसमें कोई न कोई विष्णु मोहिनी रूप धर करके आएंगे। ये हरारी ने नहीं कहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भी होगा कि कोई न कोई विष्णु आएंगे, वो छीन छीन करके बांटेंगे अमृत। तो कुछ तो असुर के असुर ही रह जाएंगे, कुछ देवता अमर हो जाएंगे। तो अमरता का नुस्खा अगर साइंस खोजता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन 150 साल 200 साल आयु हम कर देंगे। ऐसे प्रयोग तो अब हो ही रहे हैं। जब आयु 150-200 साल होगी तो क्या शक्ल होगी? जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है उसकी क्या हालत होगी? क्योंकि जिसकी आयु 150 साल है या 200 साल तक वो जी रहा है, वो कहेगा कि आप मुझे 60 साल में रिटायर कैसे कर सकते हैं? अभी तो मुझे 120 साल और जिंदा रहना है। तो रोजगार का क्या होगा? अब जो तकनीकें आएंगी, किस तरह से वो बेरोजगारी के साथ मनुष्य को, सामान्य मनुष्य को लाचार भी करती जाएंगी। ये एक बात हो सकती है कि मान लीजिए कि स्वचालित कार आ गई, जो कि आ चुकी है, कुछ जगहों पर तो चल ही रही है, बिना बगैर ड्राइवर की कार वो चल सकती है। अब जिस तरह से सरकारों ने चाहा कि सब लोग मोबाइल धारण करें, उस पर अमुक अमुक ऐप भी डाउनलोड करें, और अमुक ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, आपकी चेकिंग होगी। तो हो सकता है कि आगे चल के आग्रह किया जाए कि अब ये कारें आउटडेटेड हो गई, ड्राइवर वाली कारें, अब बगैर ड्राइवर की कारें चलेंगी, वो प्रचलन में आ जाएंगी। आपको मजबूर होकर के अगर आपको कार रखना है तो आप बगैर ड्राइवर वाली कार, ऑटोमेटिक कार ले लीजिए, और आपको उस समय लगेगा कि तो बड़ी सुविधा की कार है, ड्राइवर को तनख्वाह नहीं देना, इसमें एक्सीडेंट की संभावना और भी कम होती है। ड्राइवर तो कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकता है। उसकी बगैर ड्राइवर वाली कार की तो प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है कि वो एक्यूरेट है। वो मनुष्य यदि 10% एक्सीडेंट करता है तो ऑटोमेटिक कार में 1 या 2% की संभावना हो सकता है हो जाए कि एक्सीडेंट वो करेगी। वो इतनी एक्यूरेट हो सकती है, और उसकी सारी प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाएगी, उसके लिए कुछ कानून के जानकारों की, धर्मशास्त्र के जानकारों की जरूरत पड़ेगी, जो बताएंगे कि अमुक कार में मनु का धर्मशास्त्र लगेगा या कौटिल्य का धर्मशास्त्र लगेगा उसकी प्रोग्रामिंग में। कि मान लीजिए कि कोई बच्चा एकदम से दौड़ता हुआ आ गया, वो कार आपकी उससे टकराने ही वाली है, और संभावना यह है कि अगर आप तेजी से ब्रेक लगाते हैं तो बगल में बिजली का खंभा उससे टकरा के कार चकनाचूर हो जाएगी। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो बच्चा कुचल जाएगा। 2 ही संभावनाएं बनती हैं, तीसरी अगर नहीं बनती तो जो थोड़ा कुछ राक्षसी प्रवृत्ति का ड्राइवर है वो बच्चे को कुचल जाने देगा और फिर कार छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा कि जैसा होता है।
या जो कुछ संत प्रकृति का ड्राइवर है वो रिस्क लेगा, खतरा मोल लेकर के और टकरा देगा बिजली के खंभे से गाड़ी और मर जाएगा। दोनों संभावनाएं बनती हैं, दोनों तरह के ड्राइवर मिलते भी हैं। अब जो बगैर ड्राइवर की कार है उसमें भी दोनों तरह से प्रोग्रामिंग की जाएगी। आपके ऊपर है कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग वाली कार लेंगे, जिसमें कि आत्मानं सततं रक्षेत दारैरपि धनैरपि, मनुष्य अपने को हमेशा बचाए रखे, बाकी दुनिया चाहे जहां जाए बाढ़ में जाए। इस नीति के तहत प्रोग्रामिंग की गई कार अगर आप लेंगे तो वो उस बच्चे को कुचलती हुई आपको बचा करके आगे ले जाएगी। अगर आपने कुछ मानवतावादी प्रोग्रामिंग वाली कार ले ली है तो उस बच्चे को बचाने के लिए वो सीधे बिजली के खंभे से टकराएगी, फिर आपका जो हो सो हो। ये इस तरह की प्रोग्रामिंग चूंकि हो सकती है और इस तरह की कारें बन सकती हैं कि उनमें मशीन जानती है कि अब क्या करना है, अमुक स्थिति में मुझे क्या करना है। यहाँ पर रेड लाइट आ गई तो रुकना है, ये तो मामूली बात है, इतनी भीड़ आ गई तो ये इस तरह से चलेगी, वो सब मशीन देख रही है। मान लीजिए इस तरह की कार चल रही है और वो चूंकि नर्वस नहीं होती है, घबराती नहीं है ड्राइवर की तरह। मैं अगर कार चला रहा हूँ तो मैं ब्रेक की जगह एक्सेलेटर पे पाऊँ, मेरा घबराहट में पड़ जाए और बहुत ही कुछ अनर्थ हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन कार में तो जो प्रोग्रामिंग हुई है वो तो इतनी एक्यूरेट है कि वो इस तरह की गलती नहीं करेगी, ह्यूमन एरर वो नहीं करेगी, इसलिए उसमें दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी कम होंगी। ये जो अत्यंत आकस्मिक स्थिति में कुछ दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनेंगी, उसमें भी वो प्रोग्राम्ड है कि उसको क्या निर्णय लेना है, और वह मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता से ज़्यादा एक्यूरेटली और ज़्यादा त्वरित रूप में निर्णय लेगी। इसलिए हमारे जो नियंता है, अगर वैसी कार आ जाती है तो कारपोरेट बड़ी कंपनियां उसको प्रचारित करेंगी, सरकारों पर दबाव होगा कि ये कार लीजिए, इससे समाज में खुशहाली हो जाएगी। सरकारें भी चाहेंगी कि हाँ ऐसी कार आ जाए। तब क्या होगा कि जो लाखों करोड़ों ड्राइवर हैं वो बेरोजगार होंगे। इस तरह की बेरोजगारी कई स्तरों पर होगी। रोबोट यदि आ जाते हैं और यह पसंद किया जाने लगेगा कि मेरे घर में दूध देने के लिए रोबोट आ जाए, क्योंकि वो सुबह जितने समय उसको उठ करके आना है उतनी समय उठ करके आ जाता है, वो दूध दे जाता है। दूध वाला जो है कभी विलम्ब से आता है, कभी पानी ज़्यादा मिला देता है, कभी कुछ करता है, उसमें मुझे सुविधा है। तो बहुत सारा काम रोबोट से अभी भी कुछ जगह कराया ही जा रहा है और बड़ी अच्छी तरह वो लोग करते हैं, ये भी देखा जा रहा है। तो धीरे धीरे जो मनुष्य के काम है वो मशीनों पर स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया चल रही है वो आगे चल के, अब ये 2021 का साल है, 2 साल बाद 3-4 साल बाद और ज़्यादा बढ़ेगी। 10-20-25 साल बाद ये इस स्तर पर पहुंचेगी कि मशीनें मनुष्य को स्थानापन्न कर देंगी। मनुष्य को स्थानापन्न जब वे करेंगी तो कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत सारे कॉल सेंटर में काम करने वाले बहुत सारे लड़के लड़कियां, कार के ड्राइवर, बहुत सारे दुकानदार, रिसेप्शनिस्ट होटलों के, ये सब बेरोजगार होंगे। तो कहाँ जाएंगे? इन लोगों के लिए जॉब मार्केट तो बनेगा कि आप जो रोबोट के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी है उसमें टेक्नीशियन हो जाइए, लेकिन उसके लिए फिर प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। जो जॉब मार्केट बनेगा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था हमने उस रूप में नहीं की है। तो उनको अवसर बड़ी मुश्किल से मिलेंगे और बहुत तेजी से लोगों को रोजगार बदलना पड़ेगा आने वाले 10-20 सालों में। कि अभी जो टेक्नीशियन था किसी लेबोरेटरी में, उसको एकदम से कहीं रोबोट बनाने वाली कंपनी में जाना पड़ जाएगा। उसके लिए उसको जल्दी से ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ नौकरियाँ और यहाँ नौकरियाँ ख़त्म हो चुकी। यहाँ निकाल दिया हजारों लोगों को नौकरी से। ये समस्याएं आएंगी। ये विचारणीय इसलिए है कि ये अभी अभी हो रहा है, हमारे आंखों के देखते देखते हो रहा है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, उसमें कोई कुछ कर नहीं पाता, मर भी रहे हैं, लोग मर जाते हैं, बेरोजगारी के कारण मर रहे हैं लोग। तो हम लोग जो मध्यम वर्ग के हैं, जिनको पेंशन मिलती है, जो जिनका पेट भरा हुआ है, वो सुखी हैं कि हमें क्या करना, दुनिया में जो होगा सो होगा। अभी तो कोई समस्या है ही नहीं,
वो शुतुरमुर्ग हैं वो लोग। हम में सब में ये मनोवृत्ति है। ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। हालांकि हरारी साहब ने इस तरह से नहीं कहा है इस बात को, मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में अधिकांश लोगों में ये मनोवृत्ति है कि आगे जो होगा और दुनिया बदल जाएगी तो हमें क्या करना। पर्यावरण का संकट है, ये भी एक जो बड़ी समस्या हरारी साहब इसमें उठाते हैं। वो कितना बड़ा संकट है उसको हम महसूस नहीं करते। हमारे देखते देखते क्लाइमेट कितना बदल गया। हम लोग जब छोटे थे 4-5-6 साल के तो पंखा हमने बिजली का देखा ही नहीं था कि बिजली का पंखा भी कुछ चीज होता है। गर्मियों में गर्मी इतनी नहीं लगती थी। जहाँ हम रहते थे वहाँ की शामें तो मई जून के महीने में ठंडी हो जाती थी। दोपहर में कुछ गर्मी अगर लगती थी तो हाथ का पंखा था, उससे काम चल जाता था। जो अमीर लोग थे उनका पंखा चलने के लिए नौकर हुआ करते थे, जो एक छत से लटकने वाला झालर वाला बड़ा पंखा होता था। बड़े बड़े दफ्तरों में बड़े बड़े साहब लोगों के यहाँ भी वो लगाया जाता था। वो पंखा चलाने वाले की एक नौकरी होती थी, जो बाहर बिल्डिंग के बाहर बैठा हुआ उसको खींचता था, बड़ी रस्सी से उसको खींचता था। वो लोग तो फिर जब जैसे ही बिजली के पंखे आए तो वो लोग सब बेरोजगार हो ही गए। हमारे गांव में जो तेली थे, कुम्हार थे, वो सब बेरोजगार हुए। तो कहाँ गए? गांव में भी जब कच्ची घानियाँ बंद हुई और कुम्हारों के धंधे बंद होने लगे तो वो शायद शहर आए। उन्होंने कार धोने की नौकरियां करनी शुरू कर दी। उन्होंने मजदूरी मकान जहाँ बन रहे हैं वहाँ करनी शुरू कर दी। लेकिन इनका भी जब कार की धुलाई भी अगर रोबोट आकर के करने लगेगा, वो मकान बनाने के लिए फिर मजदूरों की ज़रूरत नहीं होगी, वो मशीनों से काम हो जाएगा, तो लोग वहाँ से भी बेरोजगार होंगे। तो जो अनस्किल्ड मजदूर हैं उनके लिए जो नौकरियाँ लगभग असंभव होती चली जाएंगी, क्योंकि जो तकनीकी काम जानते हैं और जो टेक्नोलॉजी में कुछ दीक्षित हैं उनके लिए नौकरियां शायद मिल जाएं बाद में। उनको भी बड़ी जल्दी जल्दी नई प्रविधियों की ट्रेनिंग लेना पड़ जाएगी। ये समस्या हमारे सामने आ जाएगी। तो इस तरह से किस तरह से मनुष्य की चित्तवृत्तियों पर काबू किया जा सकेगा, जो इसमें प्रक्रिया हरारी साहब बताते हैं बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके कि एल्गोरिथम हमारे समय में बहुत महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। गणितीय प्रक्रिया क्या है? कोई भी काम यदि होता है तो उसके पीछे क्या एल्गोरिथम है, उसका डेटा यदि बन गया है तो हम उस काम को मशीन से कर सकते हैं। तो उस एल्गोरिथम को अगर हमने मनुष्य के चित्त में झांकने के लिए इस्तेमाल किया, जो कि मशीनों के द्वारा प्रयास हो रहा है, कि ब्रेन को तो अभी तक मेडिकल साइंस में समझते थे कि ब्रेन के भीतर कहाँ क्या है, लेकिन माइंड को नहीं समझ पा रहे थे। अब माइंड को समझने के लिए मस्तिष्क के अलावा जो मानस है और जो चेतना है उसको विज्ञान नहीं पकड़ पा रहा था। उसको तो हमारे ऋषि जानते थे, उन्होंने बहुत बारीक बातें कही जो शायद अब विज्ञान को भी लगे कि हाँ कुछ बातें उसमें सही हैं, कि चेतना के इतने इतने स्तर हैं जो पतंजलि ने योग में बताए, और परापश्यंती मध्यमा वैखरी ये जो वाणी के स्तर उनसे कैसे जुड़ते हैं ये बताया। लेकिन अब उन्होंने तो अपने इंट्यूशन से, अपनी प्रतिभा से, अंतःप्रज्ञा से मनुष्य की चेतना में झांक करके योग साधना के द्वारा या जो कुछ उनके पास अंतर्दृष्टि थी उसके द्वारा मनुष्य की चेतना को समझा। वो भी वैज्ञानिक थे, जितने हमारे ऋषि थे वो अपने ढंग के वैज्ञानिक हैं। भले ही उनके पास लेबोरेटरीज नहीं थी उस तरह की, और भले ही पुष्पक विमान वगैरह कुछ नहीं थे, वो तो सारे मिथक हमने खड़े किए होते तो कुछ उनके हमको अवशेष मिलते कहीं। लेकिन उन्होंने जो निष्पत्तियां अपनी अंतःप्रज्ञा से निकाली, अब साइंस कोशिश करता है कि उस अंतःप्रज्ञा को ही हम काबू में कर लेंगे। जहां से मानस ये समझता है उस मानस को हम समझ जाएंगे और उसका एल्गोरिथम हम तैयार कर लेंगे, उसकी गणितीय प्रक्रिया हम तैयार कर लेंगे। तो शरीर में जो लाखों न्यूट्रॉन्स कॉम्बिनेशंस बनाते रहते हैं आदमी के भीतर, तो विज्ञान का कहना यह है कि जो न्यूट्रॉन्स हमारे शरीर के भीतर लाखों लाखों चक्कर काट रहे हैं, जैसे कि सारा ब्रह्मांड है हमारे शरीर के भीतर और वो चक्कर काट रहा है, जो नव्य भौतिकी में, नियो फिजिक्स में जिस तरह से बात की जाती है। तो वो
उन न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन जो लगातार बदलते रहते हैं, उनके कारण हम कोई निर्णय लेते हैं, हम क्रुद्ध होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं, हमारी चेतना में नए नए विचार आते हैं। वो कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं न्यूट्रॉन्स के, उसको हम तकनीकी प्रक्रिया से समझ कर के उन पर काबू यदि करें तो मनुष्य की चेतना को हम नियमित और नियंत्रित कर सकेंगे। इस पर प्रयोग अब विज्ञान चूंकि कर रहा है, तो इससे बहुत तस्वीर दुनिया की बदल सकती है। मनुष्य का विवेक और चेतना समाप्त होती चली जाएगी। और जानवरों पर उन्होंने इस तरह के प्रयोग किए कि चूहे के ऊपर उन्होंने उसके भीतर जो कुछ होता है, मस्तिष्क अगर उसके भीतर है और वो कुछ निर्णय लेता है कि कहाँ मुझे उछलना है, कहाँ मुझे बिल्ली से बचना है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने प्रयोग किए और वो नियंत्रित हो जाता है। अब जो फिर उसको मैसेज वो भेजते हैं उसके हिसाब से वो चलता है। तो ये आदमी के साथ भी वो कर सकते हैं। तो वो लोग जो देवता बनेंगे, जो होमोड्यूस में बताते हैं, उन लोगों की कोशिश ये रहेगी कि वो उनके पास डेटा है, उनके पास मनुष्य की चेतना को नियंत्रित करने की तकनीकें हैं और वो बाकी सबके पास नहीं है, क्योंकि वो आंकड़े, वो डेटा और वो तकनीकें तो वो लोग अपने पास रखेंगे, वो सरकारों के पास भी नहीं होंगे, क्योंकि सरकार तो वैज्ञानिक नहीं है। सरकारों में तो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं बैठे हैं। और तो जिन लोगों के पास ये सब होगा वो सरकार बनेंगे या वो सरकार चलाएंगे। अब ये इसके क्या क्या अनर्थ हो सकते हैं, इसका एक उदाहरण तो मैं सामने देख रहा हूँ, जो हमारे देखते देखते हो रहा है कि बड़ी बड़ी डेयरीज में गायों को हाथों से नहीं दुहा जाता है, ये हमें बताया जाता है। और बड़े गर्व से बताते हैं बड़ी बड़ी डेयरी वाले कि आदमी नहीं धोता हमारे यहाँ गाय को, पंप लगा है उसके गाय के थनों में, 4 थनों में 4 पंप लगे हैं, मशीन खींच रही है और गाय पंपिंग कर रही है। गाय से दूध जाके बड़े बड़े बर्तनों में इकट्ठा हो रहा है। गाय मशीन बनती चली जाती है, गाय रही नहीं जाती। आप फिर जो हम दूध पीते हैं वो गाय का दूध नहीं होता, वो मशीन से निकाला हुआ दूध होता है। उन गायों को अगर आप देखें तो वो पैदा हुए बछड़े को फिर नहीं पहचानती, अगले दिन वो नहीं पहचानती, क्योंकि वो बछड़ा तो उनसे दूर कर दिया गया। सारा स्नेह ममता वो भूल चुकी हैं। जो गायों के साथ हुआ है वो हमारे साथ हो सकता है। ये संभावनाएं बनती हैं। तो जिस तरह से मनुष्य के ब्रेन को बना सकते हैं कि हम ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि से कर लेंगे और मशीन करती चली जाएगी, अपना ब्रेन हम उसमें डाल सकते हैं और एक पैरेलल दिमाग हम अपना बना सकते हैं। मेरा एक पैरेलल दिमाग मेरे लैपटॉप में मेरे पास है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि मैं उसको वो ख़त्म हो जाए, चला जाए, तब भी मैं आराम से ज़िंदा रहूँगा और कोई ऐसा खास नहीं होगा। दिमाग तो मेरे पास है ही, जो मुझे याद है वो याद है ही। मुझे संस्कृत के बहुत सारे काव्य याद हैं, मेरी ज़िंदगी उसमें है, मेरे लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों के दिमाग पर इस तरह से कब्जा हो जाएगा कि उनका अपना दिमाग खो जाएगा, उनके लिए क्या खतरे होंगे। और उसमें सबसे बड़ा खतरा पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर होगा। प्रजातंत्र का अस्तित्व मिटता चला जाएगा। लिंकन का कहना गलत साबित हो रहा है कि सरकारें कुछ लोगों को कुछ समय के लिए तो बेवकूफ़ बना सकती हैं, लेकिन सारे लोगों को सारे समय के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अब ये संभावना हो जाएगी कि सारे लोगों को सारे समय के लिए आप बेवकूफ़ बना सकेंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ़ तो अभी भी बना करके हम रख सकते हैं। ये हमारे पास अभी भी ऐसा तंत्र है और यह किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत समय के लिए बेवकूफ़ बने हुए हैं और वो हैं, और कुछ उनका ध्यान आकर्षित भी यदि किया जाए, तथ्य भी दिए जाएं, तो मानने को तैयार नहीं। उनकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी, वो सुनेंगे नहीं। वो कहेंगे कि वो उस चैनल को देखना ही नहीं चाहिए, हम बाकी 99 चैनल देखते हैं, उसको नहीं देखना चाहिए। वो कुछ ऐसी बातें करता है जो कि बहुत खतरनाक हैं। जो सच कहता है वो खतरनाक माना जाने लगता है। तो गांधी देश के लिए खतरनाक हो जाते हैं। जो सच कहने वाला है वो देश के लिए खतरनाक हो जाता है। और जो झूठ का प्रचार बड़ी सफाई से करता चला आ रहा है वो बहुत विश्वसनीय बनता चला जाता है। उस झूठ के लोक में हम रह रहे होते हैं। ये काफ़ी समय से काफ़ी लोगों के लिए ये प्रयोग सफल हुआ। अब आगे विज्ञान आगे के 10-20 सालों में
तकनीकें ये कर सकती हैं कि सारे लोगों के लिए सारे समय के लिए ही ये प्रयोग सफल हो जाए। तो जो दुनिया होगी उसमें हो सकता है कि जैसा हरारी अल्डोस हक्सले के एक उपन्यास का हवाला देते हुए बताते हैं कि कला, साहित्य, संस्कृति सब खत्म हो जाए। प्रजातंत्र जब खत्म होगा उसके साथ कालिदास, भवभूति, उन्होंने शेक्सपियर का नाम लिया है। वो तो कालिदास को जानते नहीं हरारी, वो गांधी को भी जानते हैं कि नहीं जानते पता नहीं। तो मैं नाम लेता हूँ क्योंकि मेरा संस्कार अलग है। तो ये सब मान लीजिए कि कालातीत ही नहीं हुए, ये किसी गर्त में समा गए। और दुनिया तो इनके बिना भी चलेगी, मशीनों से चलेगी। जितनी सूचनाएं हमारे पास हैं उनसे चलेगी। जो नई पीढ़ी में देख रहा हूँ उसके पास कला, संस्कृति, साहित्य, उसमें से बहुत सारे लाखों नौजवान ऐसे हैं जिनको इनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं। वो कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, उनका जीवन मजे से चल ही रहा है। तो इस तरह से गालिब, मीर ये सब चले जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, किसी लुप्त समय के अवशेष ये बन कर के रह जाएंगे। तो ये तस्वीर हो सकती है। उसमें अल्डोस हक्सले का जो द ब्रेव न्यू वर्ल्ड उपन्यास है उसमें वो बताते हैं कि लंदन में ऐसा हुआ कि आगे आने वाले समय की कल्पना उस उपन्यास में की गई है कि वहाँ उस आने वाले समय में ये हुआ कि कला, संस्कृति, साहित्य सब कुछ लुप्त हो चुका था और जो तानाशाह था वो चला रहा था। सारे लोगों के सारे दिमाग की धुलाई हो चुकी थी। उसमें कहीं से कोई मुस्तफ़ा नाम का एक आदमी किसी दूसरे देश से आ गया जिसको कि शेक्सपियर के बारे में मालूम था, जिसको कुछ कला, संस्कृति और साहित्य की जानकारी थी, उसमें वो रमा हुआ था, उसका आनंद वो लेता था। तो उसको लगा कि ये तो कितने अभागे हैं, ये लोग कितने वंचित हैं, इनको बताना चाहिए कि कविता कैसी होती है, रस क्या होता है कविता का, और शेक्सपियर कितना बड़ा वो है। तो उनके सामने बताने लगा तो लोगों ने समझा कि पागल है, पता नहीं क्या बक रहा है ये। तो अंत में उसको हाराकीरी करना पड़ गई, नहीं रहा मुस्तफ़ा जो है। ये इस तरह का एक संसार जो कि कई साल पहले हक्सले साहब ने जिसकी कल्पना की, उसको हरारी साहब कहते हैं कि वो अब सत्य होता हुआ लग रहा है। 21वीं शताब्दी के आने वाले दशकों में यदि दुनिया इसी तरह से इसी रास्ते पर चलती रही, और इसी रास्ते पर चल रही है क्योंकि उसको रोकने के लिए हमारे समाज के नियंता कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि चाहते हैं कि अगर बगैर ड्राइवर की कारें आएँ तो आ जाएं, अगर रोबोट आ रहे हैं तो आएँ। क्योंकि सारे देशों में जो नीति निर्धारक हैं और जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो इसी हिसाब से बनाई जा रही हैं कि पर्यावरण का नाश यदि हो रहा है तो हमारे लिए वो खतरा नहीं है, जबकि भीतर ही भीतर वो समझ रहे हैं कि सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सारी दुनिया का अस्तित्व संकट में पड़ रहा है। आपका हिमालय खत्म होता चला जा रहा है, ग्लेशियर आपके पिघल रहे हैं। 10-20 साल बाद, हरारी ने तो ये बात नहीं कही लेकिन मुझे तो लग रहा है, जो जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स हैं और जो वो लोग कह रहे हैं कि हिमालय रहेगा कि नहीं रहेगा, इतना परिवर्तन हमारे जलवायु में, काफ़ी कुछ तो खत्म होता ही चला जा रहा है। तो हमारा जो जिस तरह से निसर्ग बदल रहा है और जिस तरह से फिर जो अतिचार हमने किए उसमें निसर्ग पलटकर वार करता है हमारे ऊपर कभी। जैसे कि अभी महामारी आ गई तो आदमी को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि कहाँ हम जा रहे हैं। वो एक चेतावनी है, वो चेतावनी फिर कभी आएगी, अगली महामारी के रूप में आ सकती है और किसी रूप में आ सकती है। सुनामियाँ खूब आएंगी, भूकंप खूब होते चले जाएंगे, ये सब तो होगा। लेकिन हमारी जो मनोवृत्ति है कि हमें क्या करना, हमारी जिंदगी जितनी बची आराम से कटी रही तो हमें क्या करें। और ठीक है, पर्यावरण में अगर कुछ बहुत ज़्यादा है तो हम कुछ लाख पेड़ लगा देंगे, कुछ करोड़ पेड़ लगाने की योजना हम बना लेते हैं, पेड़ लगा दिए हमने। हम ये नहीं सोचते कि जो अमेरिका से कार्बन का एमिशन हो रहा है उससे कई हजार किलोमीटर दूर किसी देश की जमीन बंजर होती चली गई। वो तो एमिशन नहीं रोक रहा अमेरिका। न्यूक्लियर वेस्ट जो फेंक रहा है उससे एशिया के किसी देश की सारी फसलें खतरे में आ गई, वहाँ के खेत बर्बाद हो गए, वहाँ का पर्यावरण नष्ट हो गया, वहाँ के लोग कई बीमारियों से बीमार होते चले गए, ग्रसित होते चले गए। यूरोप के किसी देश में जो वेस्ट बहाया जाता है, वो फैक्ट्री से बहता हुआ वेस्ट समुद्र में मिलता है, उससे कई लाखों मछलियों का जीवन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
ये हरारी साहब ये बताते हैं, पता नहीं कितना सत्य है, कि 1 किलो गोमांस को साफ करने के लिए 15,000 लीटर शुद्ध पानी बहाया जाता है, और वो प्रदूषित जल सागर में अमुक अमुक फैक्ट्री से बहाया जाता है, उससे मछलियां मरती चली जा रही है। तो ये हम नहीं सोचते, हमको वहां पर उनको लगता है कि हमको तो 1 किलो गोमांस चाहिए, 15,000 लीटर शुद्ध पानी यदि चला गया प्रदूषित होकर के हमने बहाया तो हमारे लिए तो खतरा नहीं है। जिनके लिए खतरा है वो अपना भुगते और मरे, वो मरे, हम ये नहीं समझते कि वो हमसे अलग नहीं है। अगर वो मरेंगे तो हम फिर पलट के हमारे ऊपर आएगा कभी ना कभी, वो पलट के हम मरेंगे उसके साथ। क्योंकि हमारे ऋषि ये बात समझते थे, जो अब हमने समझना बंद कर दिया, कि जो हमारा पर्यावरण है वो हमसे अलग नहीं है। हम जो हैं हम उसमें है और हम में वो है। तो हम कुछ करते हैं तो उस पर असर होता है, और उसका जो असर है वो हमारे ऊपर होगा। यदि हमारे किसी आचरण से उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो हम उससे प्रभावित नहीं रहेंगे, वो हमारे ऊपर आएगा। हमने प्रकृति को अपने से अलग माना, और हमने माना कि वो हमारी एक तरह से प्रतिद्वंदी है, शत्रु है, हमको उस पर विजय प्राप्त करनी है। ये जो पूरा आधुनिक सभ्यता का कॉन्सेप्ट था, उसकी अवधारणा थी जो यूरोप से चली, और जिसने हमारे भारतीय मानस को भी प्रभावित किया 19वीं 20वीं शताब्दी में आकर के। तो ये पूरी उपभोक्तावादी दृष्टि है कि प्रकृति का दोहन हम करते हैं और वो नष्ट होती है तो होते रहे, उसका तो काम ही यह है कि जितने पशु पक्षी हैं वो हमारे लिए हैं, हमारे आनंद के लिए हैं, हमारे खाने पीने के लिए हैं, उनका हम उपभोग करते हैं क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, पूरी सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, उसको अधिकार मिला हुआ है कि वो इन सब के ऊपर शासन करे और इनका उपयोग करे, और ये नष्ट होते हैं तो होता जाने दें, इनको होता जाने दे। उसने ये नहीं सोचा कि ये नष्ट यदि होंगे तो इनके साथ हम भी नष्ट होंगे, इनके साथ हम भी नष्ट होंगे तो कुछ जो होमोड्यूस बन जाएंगे या देव बन जाएंगे, वो फिर हमारा इस्तेमाल उसी तरह से करेंगे जिस तरह से कि मानव जाति ने पशुओं का किया। उसने गायों का, घोड़ों का, कुत्तों का जिस तरह से इस्तेमाल किया है और उनका जिस तरह से दोहन किया, उसी तरह से कुछ चुने हुए लोग जिनके पास तकनीक होगी, आंकड़े होंगे और टेक्नोलॉजी होगी, वो बाकी सारे लोगों को गाय, घोड़ा, बैल, कुत्ता आदि समझ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत हास्यास्पद लग सकता है। हरारी भी कहते हैं कि हो सकता है कि ये एक हास्यास्पद कल्पना लगे, लेकिन ये हो रहा है। ये इतनी धीरे धीरे हमको होता हुआ नजर आता है कि 10-20 साल में सचमुच में जब होने लगेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। ऐसा जो है वो हमारे आचार्यों की भाषा में शतपथ सूची वेदन न्याय से होता है कि कमल की 100 पंखुड़ियां एक के ऊपर एक रखी हैं, तह बना करके उनमें सुई चुभाते हैं तो तत्काल छेद हो जाता है। लेकिन छेद होता तो एक एक करके ही है, पहले पहली पंखुड़ी छिदेगी पर फिर दूसरी छिदेगी, लेकिन वो इतनी तेजी से 1 सेकंड के भी शायद 100वें हिस्से में हो जाता है कि हम नहीं समझ पाते। वो एक आधे सेकंड में तो सुई आर पार हो जाती है। तो उसी तरह से प्रक्रिया सचमुच में हो जाएगी, हम नहीं समझ पा रहे हैं। किस तरह से हो जाएगी हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया तो घटित हो रही है और इसके नतीजे जो है वो कुछ तो सामने हमारे आ ही रहे हैं। इसका एक नतीजा यह होगा कि समता समाज से नष्ट हो जाएगी। जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के जीवन मूल्य थे, उसमें समता भी एक मूल्य था। तो विषमता पूरे समाज में होगी, जो कि एक समता जो मूल्य था उदारवाद के अंतर्गत, उसकी संभावनाएं निश्शेष होती चली जाएंगी। और मनुष्य सभ्यता के इतिहास में सबसे विषमता का काल 21वीं शताब्दी के आने वाले दशक होंगे ये, क्योंकि विषमता का बीज संपत्ति है और संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित होती चली जाएगी। ये तो हमारे पास आंकड़े ही हैं कि जो अमीर लोग थे उनके पास संपदा और भी ज़्यादा केंद्रित होती चली जा रही है। ये तो आंकड़े गलत नहीं हैं, क्योंकि उदारवाद ने ये प्रक्रिया शुरू की। वैश्वीकरण का जो दौर आया उसमें संपत्ति पर कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का कब्जा होने लगा, कुछ कारपोरेट्स का एकाधिकार होता गया। भारत में भी हम देखते हैं कि अंबानी और बिरला, उनके पास वो दुनिया के अब 3-4 सबसे बड़े अमीरों में शामिल हो गए और दुनिया के 4 सबसे बड़े अमीर लोगों के पास दुनिया की आधे से ज़्यादा दौलत है। ये भी डेटा से साबित हो रहा है।
या देश की आधे से ज़्यादा दौलत है हमारे देश के 4 अमीर लोगों के पास। दुनिया के 100 अमीर घरानों के पास जितनी दौलत है, वह बाकी के सारी जनता के पास भी उतनी नहीं है। बाकी के जितने अरब लोग हैं, वह उनकी सारी मिलाकर के जितनी दौलत होती है उससे ज़्यादा है इन 100 अमीर घरानों के पास जो दौलत है। ये आने वाले दशकों में ये स्थिति और बढ़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत उनके पास होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े, साधन और टेक्नोलॉजी भी उनके पास होगी। तो ये वो लोग बेहतर जैविक संरचना हासिल कर लेंगे कि उनके शरीर, उनके मानस वो ज़्यादा कारगर होंगे, ज़्यादा तेज़ी से, सक्रियता से काम करने वाले। इससे एक नई वर्ण व्यवस्था का जन्म होगा समाज में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी से एक वर्ण व्यवस्था जो जन्म लेगी, उसमें कुछ लोग सुपर मानव बन जाएंगे, जो नीत्शे ने कल्पना की ही थी। और हमारे यहाँ योगी अरविंद ने तो कहा कि योग साधना से बनेंगे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी से बनेंगे। तो टेक्नोलॉजी से जो बनेंगे तो वो उसी टेक्नोलॉजी से दूसरों पर नियंत्रण करना चाहेंगे, काबू करना चाहेंगे। तो इसलिए उनके सामने कुछ लोग अधम मानव बने रहने को विवश होते चले जाएंगे। उनकी दया पर होगा कि इन अधम मानवों का पोषण वो करते रहें, इनको कुछ टुकड़े वो खिलाते पिलाते रहें। और जब उनको ऐसा लगेगा कि अब तो हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि साधन इतने कम होते जा रहे हैं, आखिर धरती में कितने साधन हैं, कितना अनाज धरती हमको देगी, तो वो साधन अगर कहीं चुकते लगेंगे तो वो उनको कुचल जाने देंगे, उनको खत्म हो जाने देंगे। या जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ लोग विनष्ट होते चले जाएंगे तो उनको विनष्ट हो जाने देंगे। 2 वर्ग समाज के बन जाएंगे, जिनके पास डेटा है और जिनके पास डेटा नहीं है। और जिनके पास डेटा नहीं है वो डेटा धारकों पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होते चले जाएंगे। वे डेटा धारकों की कठपुतलियाँ बनते चले जाएंगे। ये ऐसा धीरे धीरे ऐसा हो रहा है और आगे चल के हकीकत के रूप में सचमुच में सामने आएगा। ये हकीकत के रूप में सामने आता हुआ इसलिए भी लग रहा है कि हम जैसे कार चलाते समय जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। कई बार जो रास्ता मालूम होता है उसको भी हम लगा लेते हैं कि इस पर नज़र रहेगी तो थोड़ी सुविधा रहेगी। कई बार वो मोड़ जो है वो तेज़ी से चलाने में दिखाई नहीं देता है, उस पर नज़र रहेगी तो हमको मोड़ दिखाई देगा। अपनी सुविधा के लिए हम उसको लगाते हैं। तो धीरे धीरे हम उस पर इस तरह से निर्भर होते चले जाते हैं कि अब हमारे रास्ता याद करने की क्षमता हम उसको सौंप देते हैं कि इसका काम है, ये बताती रहेगी। अब तो कहीं भी जाना है, जो रोज़ रोज़ जाने वाले रास्ते हैं उनके लिए भी हम उसको लगाएंगे। हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किधर मुड़ना है। 3-4 मोड़ आते हैं उस रास्ते पर, हमको अच्छी तरह से याद था, लेकिन अब उसके लिए भी हम उसको लगाएंगे। तो धीरे धीरे वो मशीन जो है हमारे दिमाग पर इस तरह से काबू करती चली जाएगी और हम उसके अधीन होंगे। तो ये उससे एक बड़ी समस्या जो हरारी कहते हैं कि वो समाज, कम्युनिटी के बिखर जाने की समस्या होगी। कुछ दशक पहले समाज थे हमारे, जिन कस्बों में हम बचपन में रहे वहाँ समाज हुआ करता था। जिस जिले में मेरा जन्म हुआ वहाँ कहीं मानस सम्मेलन हो रहा है, उर्स हो रहा है, कहीं मेले ठेले हो रहे हैं, वो समाज एक बना हुआ था। वो समाज धीरे धीरे टूटता चला गया। अब उस तरह से नहीं होते हैं, होते अगर हैं तो कुछ अलग तरह का उनका स्वरूप हो जाता है, वहाँ भी तकनीक आ जाती है। तो शहरीकरण ने, उदारवाद ने, औद्योगिक सभ्यता ने समाजों को हमसे छीना, उनको बिखेर दिया। और कुछ कोशिश हुई कि सोशल मीडिया के द्वारा समाज को फिर से गठित किया जाए कि हम तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेंगे, उसके द्वारा संवाद हम कर सकेंगे। ये संभावना कहीं थोड़ी बनती भी लगी, लेकिन वो समस्या बनी हुई है कि अब जो तकनीकें आ रही हैं वो बड़ी तेजी से और बिखेरेंगी समाज को। तो कैसे फिर गठित हो पाएगा समाज? उस सभ्यता की समस्या पैदा होगी कि अलग अलग जो सभ्यताएं थीं, कि हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की सभ्यता है। अब गुणगान करने के लिए, नाम लेने के लिए खूब है, लेकिन कितने लोग उस सभ्यता को जी रहे हैं? हम लोग सब मशीनों के सहारे, हम गाड़ियों में चलते हैं, तो कोई ऋषि की तरह तपोवन में तपस्या थोड़ी हम कर रहे हैं, लेकिन उनका गुणगान हम करते हैं कि हमारे ऋषि कितने अच्छे। तो हमारी सभ्यता जो एक म्यूजियम में कहीं है, उसका गुणगान हम भले करें, लेकिन वो इस समय तो जीवित नहीं है, हमारी संस्कृति उस रूप में नहीं है। वो खुश होने के लिए बहुत अच्छी है कि कितनी बड़ी संस्कृति हमारी रही है, हमने क्या क्या दुनिया को दिया, कितने बड़े बड़े विचारक हमारे यहाँ हुए। लेकिन
जीवन हमारा धीरे धीरे उधर जा रहा है। तो जिधर हमको प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी ले जा रही है, उससे नतीजा ये हो रहा है कि जो बड़ी सभ्यताएं थी विश्व की, वो अब उनका लोप होता चला जाएगा। वो भी कहीं संग्रहालयों में जिस तरह से रहे हैं उस तरह से रहेंगी। और ये इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते, क्योंकि ओलंपिक पर तो आप अंकुश नहीं लगाएंगे। ओलंपिक में सारी दुनिया के खिलाड़ी होते हैं, वहाँ सब एक मैच जिस तरह से हो जाते हैं, तो उससे ओलंपिक जिस तरह से एक तरह से होता है, उस तरह से सब कुछ एक तरह से होने लगेगा। किसी बीमारी का इलाज अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से होता था, गाँव में अलग तरह से होता रहता था। अब धीरे धीरे वो खत्म होता चला जाएगा। अब अमेरिका में जैसे फ्लू का इलाज होता है, वैसे ही हमारे यहाँ भी होगा। जो वैक्सीन वहाँ बनेगी वो हमारे यहाँ बन जाएगी, हमारे यहाँ आएगी। तो ये एकसापन आ जाएगा, और सभ्यताओं की जो अपनी विलक्षणताएं हैं वो खत्म होती चले जाएंगी, और जो अलग अलग रहन सहन जीवन शैलियाँ थी वो नहीं रहेंगी। ये संकट तो एकदम आसन्न है हमारे सामने कि वो अलग अलग रहन सहन की, अलग अलग जीवन की शैलियाँ हमारी खत्म होती चली जा रही हैं। उनको बचाने के लिए भी आप कहीं प्रयास करेंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि तकनीक इस तरह से घुस रही है कि वो आप किसी एक जगह कहीं उनको उदाहरण के रूप में बचा करके रखें तो बचा करके रखें, वो जीवन का अंग नहीं इस तरह से रह जाएगा। तो एक समस्या इसके साथ में जो बड़ी समस्या है वो राष्ट्रवाद की समस्या है। और ये सब जुड़ी हुई समस्याएं हैं जिनको कि 21 उन्होंने बना दिया, इसलिए मैंने 21 की एक एक करके उस दृष्टि से मैं संख्या के क्रम से नहीं बोल रहा हूँ, जैसा मुझे उस किताब को पढ़ने पर याद आता जा रहा है मैं बोल रहा हूँ। तो ये हरारी बहुत सही बात कहते हैं कि ये राष्ट्रवाद का उभार हुआ सारे देशों में उदारवाद के आने के बाद, और ये जो बाजार आया उसके बाद। तो अपने देश का हित हर देश सोचता है। मेरे अपने देश का हित सोचने से अगर किसी देश का हित होता है तो वो होता रहे। ये जैसा कि हम प्रकृति के लिए सोचते हैं, पशु पक्षियों के लिए सोचते हैं कि अगर इतनी चिड़ियाएं मर गई तो ठीक है, कोई खास बात नहीं। हमारे देखते देखते कई प्रजातियां लुप्त हो गई तो कोई खास बात नहीं, हम हैं और हम बने हुए हैं। तो राष्ट्र के लिए भी हम सोचते हैं कि हमारा राष्ट्र बना हुआ है और उसका आधिपत्य हो तो और अच्छा है। दूसरा देश यदि उससे कुछ नुकसान हो रहा है, हमारे देश की नदी में हमने बांध बना दिया और दूसरे देश में उसका पानी जा रहा है, वो यदि वंचित हो गया तो वो हमारी समस्या नहीं है, वो उसकी समस्या है। सभी देश ऐसा ही सोचते हैं। चीन से जो नदी आई वो उसको रोकने की कोशिश करता है अपने यहाँ कि हमारे यहाँ न जाए, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ की नदी जो है वहाँ क्यों जाए। अलग अलग स्टेट्स कोशिश करती हैं कि कावेरी का पानी, कावेरी मेरी नदी है, मेरे प्रांत की है, तो उसका पानी वहाँ जा रहा है तो क्यों बोले मैं ऐसा रोक लूँगा कि वो नहीं जाएगा। तो ये जो प्रांतीय क्षेत्रीयतावाद और फिर उसके आगे फिर राष्ट्रवाद आया, उसके कारण जो समस्या हुई कि विश्व यदि नष्ट होता है तो हो जाए। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि यदि विश्व नष्ट होगा तो उसके साथ हम भी नष्ट होंगे। जो यदि कोई देश ये सोचता है कि कार्बन गैस के उत्सर्जन से दूसरे देश के लोग मर रहे हैं, मेरे यहाँ तो तत्काल उसका असर नहीं है, तो होता रहे। मेरी फैक्ट्री में उत्पाद खूब हो रहा है, मेरे यहाँ खूब मांस की फैक्ट्री फल फूल रही है, अच्छा धंधा चल रहा है, तो मैं जो उससे प्रदूषित पानी छोड़ता हूँ वो समुद्र में अगर कुछ अनर्थ करता है, या जो गैस मेरे यहाँ से छूटती है, जो न्यूक्लियर वेस्ट में बाहर फेंकता हूँ, उससे बीमारियाँ दूसरे देशों में फैलती हैं, तो वो देश मरेंगे। ये अपने अपने देश का हित सोचने के कारण ये जो एक संभावना हो सकती थी कि एक सारे देश मिलकर के सोचें कि हम इस प्रकृति को बचाने के लिए कुछ करें, क्योंकि किसी एक देश के बचाने से तो नहीं बचेगी कि उस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने करोड़ पौधे लगा दो, और पौधे लगाए जा रहे हैं, बन भी रहे हैं, उससे तो सब पर्यावरण नहीं बच जाएगा। उससे थोड़ा बहुत अच्छा असर हो सकता है, लेकिन एकदम से जो न्यूक्लियर वेस्ट फेंका जाएगा, कहीं उससे बंजर जमीन हो जाएगी, उसको वो आपके कुछ लाख लगाए हुए पौधे नहीं बचा लेंगे।
तो ये जो अनर्थ एकदम से विकराल रूप लेकर के बढ़ता चला जा रहा है, उससे पर्यावरण को बचाने के लिए एक राष्ट्र के प्रयत्न काफ़ी नहीं है। इसके लिए सबको मिलकर के ही तो तय करना पड़ेगा कि हम इतने % कार्बन उत्सर्जन कम कर दें अपने देश का, भले ही हमारा नुकसान हो जाए। तो वो तैयार नहीं होता है कि हमारा नुकसान क्यों हो, दुनिया बाकी भाड़ में जाए। तो बाकी देश भी यही सोचेंगे कि दुनिया बाकी भाड़ में जाए, मैं बना लूँगा वैसी फैक्ट्री, मेरा उत्सर्जन एमिशन होता रहे कार्बन गैस का, मेरे यहाँ की जनता फलती फूलती रहे, सभी यही करने लगेंगे तो दुनिया तो धीरे धीरे ख़त्म होगी, जो कि अब शायद आने वाले दशकों में धीरे धीरे होने जा रही हो। ये अपने आप में जो राष्ट्रवाद है, ये एक हमारे लिए खतरा और चुनौती बनता है। कहाँ ये देशभक्ति है और कहाँ ये क्षतिकारक है, इसको सोचा जाना चाहिए। ये तो नहीं सोचा जा रहा है। और एक 15-16 साल की लड़की आई थी विदेश की, उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में। वो अपने देश में पर्यावरण पर बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो उन्होंने उसको बुला लिया। उनको पता नहीं था कि कैसी खरी खोटी सुनाएगी। जितनी तेजस्विता से उस लड़की ने, सारे बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, और उसने कहा कि आप लोग कितने बेशर्म हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही कि दुनिया को आप कैसा बनाते चले जा रहे हैं, कैसी दुनिया आप लोग तैयार कर रहे हैं, आप लोग अपना ही सुख देख रहे हैं। वो लोग सिर झुकाए सुनते रहे। बाद में ट्रंप साहब ने कहा कि वो भली लड़की, अच्छी लड़की है, लेकिन वो नासमझ है, तो उनको तो चले जाना पड़ा। दुनिया तो बर्बाद होती चली जाएगी अगर आप ये समझ लेंगे कि वो तो बचपने में कह रही है कुछ बात, और प्रकृति की चेतावनी भी आप अनसुनी करते रहेंगे कि बार बार कहीं भूकंप और सुनामी आएगा और महामारियां आएंगी। फिर भी यदि हम नहीं सुधरेंगे और जीवन शैली हमारी नहीं बदलेंगे, ये जीवन शैली जो है कुछ लोग बदल लें अपनी, इससे तो नहीं होगा कि मैं सोच लूं कि ठीक है, मैं अपने घर में आसपास खूब फूल पेड़ पौधे लगा के अपना वातावरण शुद्ध रखूंगा, और मैं मशीनों का इस्तेमाल कम कर दूंगा, और मैं अपने जीवन से, मैं भारतीय पद्धति से जीवन यापन करता रहूंगा। तो जो आपके दरवाजे पर जो संकट खड़ा हुआ है, वो तो नहीं, वो तो आपके सामने आकर के घर में घुस भी सकता है कभी भी, कि आपका वो जहरीली गैस, कभी आपने बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगाए हैं, उनमें आकर के सत्यानाश वहाँ कर दे। जैसे कि यूनियन कार्बाइड की गैस लीक हुई तो कितने हजार मासूम लोगों की जिंदगियां गई। ऐसा तो कभी भी हो सकता है। तो यदि हम मिलकर के प्रयास नहीं करेंगे इसके लिए, तो हरारी ये संभावना भी देखते हैं 21वीं शताब्दी में कि एक विश्व संघ ऐसा कदाचित बने, लोगों को समझ में आए और सब लोग मिलकर के तय करें, सहमति बने कि हम इतना इतना कम करेंगे उत्सर्जन, धीरे धीरे हम। ऐसे प्रयास नेहरू के समय होते थे, बड़े नेता एक समय जो थे उनके समय होते थे कि हम लोग मिलकर के बैठेंगे, बातचीत करेंगे। उसकी तो यादें भुला दी गई। किस तरह से हमारी दिमाग से पोंछा गया कि क्या क्या प्रयास उन लोगों ने किए थे विश्व में इस तरह से शांति स्थापित करने के लिए, और क्यों वो कारगर नहीं हो पाए। अब फिर से यदि कोशिश हो सकती है, इसकी संभावना कहीं बनती है, तो उसको तलाशा जाना चाहिए। ये इस किताब से आह्वान किया गया है। और कुछ संभावनाएं तो दिखती हैं कि हमने कहीं पर जो है सार्क बनाया, कहीं पर हमने ब्रिक्स बनाया, उसमें मिल करके बैठते हैं तो अपना अपना फायदे के हिसाब से बात करते हैं उसमें भी, कि हमारे देश का इतना आयात, इतना निर्यात, उससे हमारा फायदा इतना होगा। ये बात नहीं करते कि हम जो प्रदूषण फैला रहे हैं हम इतना कम करें कि दूसरे देश को फायदा हो। दूसरा देश सोचे कि मैं जो प्रदूषण फैला रहा हूँ, मेरे यहाँ जो प्रदूषण हो रहा है टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसको मैं किस तरह से रोकूं कि पड़ोसी देश में, इस पर मिल बैठ करके बात तो नहीं करते। लेकिन संघ तो बने, यूरोप का संघ बना, जिसको कि हरारी ने उदाहरण दिया कि यूरोप के देश आपस में खूब लड़ते रहे, खूब युद्ध उनमें होता रहा। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, उसमें कितना लड़े। उन लोगों ने यूनियन बना ली, उनमें बहुत सारा सहकार हो रहा है। तो क्या सहकार नहीं हो सकता? जब यूरोप के देश मिलकर के एक संघ ऐसा बना सकते हैं, तो दुनिया के सारे देश मिलकर के भी एक संघ बना सकते हैं। और ये ऐसा हो सकता है, जनता चाहे यदि। असल में जनता हमारे यहाँ तो ये नहीं समझ पा रही कि ये दुनिया कैसे खत्म होती चली जा रही है इन सब के कारण। उल्टे हुए मांग करती कि इस झूठ को, इस तकनीक को और ज्यादा फैलाते रहिए, क्योंकि इससे तात्कालिक लाभ है। जिस दिन जनता उठ खड़ी होगी कि ये सब हमें नहीं चाहिए और ये आवरण हम फेंक दें,
तब तो कुछ बदलाव हो सकता है, और ऐसा हो भी सकता है। हम तो जर्मनी में थे, जर्मनी में हम देखते थे कि दीवार है बीच में, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच में, और ऐसा लगता था कि कभी टूटेगी ही नहीं। उसके कुछ साल बाद हमने देखा कि कुदाली फावड़ा लेकर के कई हजार लोग पहुंच गए, उन्होंने दीवार तोड़ दी, सरकारें देखती रहीं, दोनों तरफ कुछ नहीं कर पाई। गांधी जी ने तो सपना देखा था कि मैं चला जाऊंगा, कुछ लाख लोगों को लेकर के हिंदुस्तान से मैं हिंदुओं को लेकर के चला जाऊंगा, पार कर लूंगा बॉर्डर, और वहाँ की जनता से कहूंगा कि ये लोग आपके यहाँ से आए थे, आपके हैं, इनको आप वापस ले लीजिए। और वहाँ से जो लोग यहाँ से वहाँ जाकर के बस गए, उनसे मैं कहूँगा कि वापस चलिए, मैं आपको बसा दूंगा वापस। गांधी जी तो शायद ये करते। जनता के भीतर ये आवाज़ उठेगी कि हम तोड़ देंगे, ये उठनी चाहिए थी, जो कि बनाया गया, कृत्रिम बनाया गया, कुछ राजनीतिज्ञों की जो सत्ता लोलुपता है उसके कारण बनाया गया। जनता तो नहीं चाह रही थी कि ये बन जाए आपका बीच में बाघा बॉर्डर। इस दिन जनता उठ खड़ी होगी कि हमें इस दुनिया को बचाना है, तो ये दीवारें टूट सकती हैं। मजहब की भी एक बड़ी समस्या है जो हरारी इसमें कहते हैं। मजहब का बड़ा दुरुपयोग, रिलीजन का बड़ा दुरुपयोग किया जाता रहा है, और कितनी बड़ी चुनौती विश्व के विनाश के लिए वह बन जाता है। इस पर अब समय हो रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा करने का समय नहीं कि आतंकवाद की समस्या जिस तरह से उन्होंने इसकी मीमांसा की है उस पर ज़रूर बात की जानी चाहिए। हरारी इस किताब में ये बताते हैं कि आतंकवाद जितनी बड़ी समस्या और चुनौती है, उससे ज़्यादा बड़ी समस्या आतंकवाद को लेकर की जाने वाली राजनीति है। आतंकवाद इतना बड़ा खतरा नहीं है, क्या है कि उसका हवा हम खड़ा करते हैं। किसी आतंकवादी के बम विस्फोट में जितने लोग मरते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा लोग भुखमरी से मरते हैं हमारे देश में। उससे कई गुना ज़्यादा की संख्या में औरतें बलात्कार के बाद मारी जाती हैं। उस पर कोई हवा इसलिए नहीं खड़ा होता कि उससे हम लोगों को जो सुरक्षित हैं, आशंका नहीं होती कि हमारे ऊपर भी ऐसा हो जाएगा। आतंकवादी किसी एक जगह विस्फोट करता है, उससे 10-20 आदमी भी मरते हैं, तो तुरंत हवा खड़ा होता है कि वो हमारे घर के आसपास कभी विस्फोट करेगा। तो जो ह्यू एंड क्राई होती है, जो चीख पुकार उसके द्वारा होती है, सरकार पर दबाव बनता है। अब आतंकवादी का मकसद केवल प्रदर्शन करना है। वो जानता है कि इससे न सरकार पलट सकती है, न सत्ता आ सकती है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। उसका मकसद ये है कि अमुक जगह में बम विस्फोट करूंगा तो लोग डर जाएंगे तो चीख पुकार करेंगे तो सरकार पर दबाव बनेगा। तो सरकार क्या करेगी कि उसने प्रदर्शन किया है, थिएटर उसने किया है। जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड की बिल्डिंग पर जो बम फेंके, वो पूरा एक थिएटर था, प्रदर्शन हो रहा था, टीवी पर बढ़िया दिखाया जा रहा कि देखिए कैसे एक के बाद एक ध्वस्त हो रही है। वो चाहते थे कि दुनिया देखे, उसका जो ड्रामा है वो दुनिया देखे। हर आतंकवादी चाहता है कि मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। वो खुद बहुत डरा रहता है, उस डर को भगाने के लिए वो ड्रामा करता है। उस ड्रामे के द्वारा वो डर पैदा करता है, लोगों में डर पैदा करता है। वो लोग चीख पुकार करते हैं तो सरकार पर दबाव बनता है। सरकार फिर क्या करती है, जो उसको करना चाहिए था वो नहीं करती, जो नहीं करना चाहिए था वो करती है। वो भी उसी तरह से प्रदर्शन करती है कि हम आतंकवाद की समस्या से निपट रहे हैं, तो पूरे गांव पर रेड हो जाएगी, कुछ मासूम लोग पकड़ लिए जाएंगे, क्योंकि किसी तरह साबित कर दिया जाएगा कि ये लोग मिले हुए थे, ये लोग उससे मिले हुए हैं। वही जो झूठ को सच बनाया जाता है जिस तरह से, क्योंकि दिखाना है कि हमने तो डील किया, हमने तो मतलब उस समस्या को कितना बढ़िया एक्शन हमने तुरंत लिया है। होना जो चाहिए था कि वो कुछ भी ना दिखावा करते। आतंकवादियों से निपटने के लिए बहुत गुप्त ढंग से उनके ठिकानों का पता लगाकर उन पर आप उनको नष्ट कीजिए। किसी तरह की टीवी में न्यूज़ आए उसको कि कैसे क्या क्या हम कर रहे हैं, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जनता को बताना है कि हमने एक्शन कितना लिया, क्योंकि जनता से वोट मिलेंगे, जनता संतुष्ट होगी। तो जनता भी उस झूठ को सच मानती है। वो मानती है कि हाँ सरकार तो काम कर रही है, सरकार कहती है कि मैंने भी काम कर दिया, मैंने आतंकवादियों पर ये।
अगर सचमुच में कुछ एक्शन लिया होता तो आतंकवादी खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? वो तो एक के बाद एक रक्त बीज की तरह बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि समस्या की जड़ पर प्रहार नहीं किया जाता, दोनों तरफ से ड्रामा होता है। तो ये जो आतंकवादी का मकसद है कि वो सरकार को हिला दे, वो सरकार को कुछ भी नहीं हिला सकता, उसके बूते में नहीं है, लेकिन वो डरा करके जनता को वहाँ ये समस्या पैदा करता है और अपना एक वर्चस्व उस डर पैदा करके करता है। तो अन्यथा तो कई गुना लोग दूसरी वजहों से निरंतर मारे जा रहे हैं, उन पर कोई चिंता नहीं की जाती, जो कि वास्तव में चिंतनीय बात होनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से कई समस्याएं और चुनौतियां हरारी इस किताब में उठाते हैं, और एक युद्ध की समस्या भी वो इसमें उठाते हैं। अब आणविक युद्ध की तो संभावना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी लगता है कि अगर कभी हो गया तो क्या होगा, क्योंकि साउथ कोरिया के किम जैसा कोई पैदा हो गया, कोई तानाशाह, उसने कर ही दिया हमला आणविक हथियारों से, तो क्या होगा? इससे दोनों तरफ से तबाही भयंकर होगी। जो हमला करने वाला देश है उसमें भी उतनी ही तबाही होगी जितनी कि आक्रमण जिस देश पर किया गया है उसमें होगी। लेकिन ये खतरा कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है, और यह जो एक सभ्यता का संकट है कि सभ्यता अपनी सभ्यता पर गौरव हम करते हैं, हम दूसरी सभ्यताओं को समझने की कोशिश नहीं करते। जैसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितनी प्राचीन है, जो लोग ये कहते हैं तो उनको इजिप्ट की संस्कृति, ग्रीस की संस्कृति, चीन की संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं होती। वहाँ पर इजिप्ट में कितने पुराने पिरामिड्स हैं, तो उनकी भी कोई संस्कृति रही होगी, उतने ही 1000 साल पुरानी वो होगी, क्योंकि उसके तो आर्कियोलॉजिकल प्रमाण हैं। हमारे पास तो कोई इतना पुराना आर्कियोलॉजिकल प्रमाण नहीं है, उतना पुराना कोई मंदिर अवशेष हमारे पास नहीं है, उनके पास हैं। तो उनके पास भी एक संस्कृति है, वो संपन्न संस्कृति हो सकती है, उसकी भी कुछ खूबियां हो सकती है, ये हम नहीं सोचते। ये अपने आप में अपना अहम पोषने के लिए हम यह करते हैं। एक बड़ी समस्या ईश्वर की है। ईश्वर के नाम पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, और धीरे धीरे जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो विश्व बना रहा है वो ईश्वर विहीन विश्व होगा। तो उसमें क्या समस्याएं पैदा होंगी, ये हमको सोचना होगा। अज्ञान की समस्या, यह इससे जुड़ी हुई बातें हैं, ये सब कोई अलग अलग समस्याएं नहीं हैं कि हम समझते हैं कि हम जानते हैं सब कुछ, जबकि हम नहीं जान रहे होते हैं, और ये हम सब के लिए सत्य है, ये बात है। न्याय की समस्या है सारे संसार में इस समय। तो जो छीना झपटी एक समय थी व्यक्ति के बीच में, कुछ समूहों के बीच में, अब वो राष्ट्र और राष्ट्र के बीच में दुनिया में फैल गई है। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो इस तरह से कुछ समस्याओं की मैंने यहाँ बात की। शिक्षा की भी एक बड़ी समस्या इससे जुड़ी हुई है कि जिस तरह से दुनिया बदल रही है उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था हम नहीं बना पाए। जो कहा कि जो रोजगार पैदा होंगे उनके अनुरूप प्रशिक्षण देने वाली पाठ्यचर्या और उनके अनुरूप पाठ्यक्रम नहीं विकसित कर पाए। जो नए नए क्षेत्र खुलेंगे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के नए आयाम खुलने के साथ में, तो उनके अनुरूप शिक्षा व्यवस्था किसी भी देश में कारगर रूप में नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर के इतनी समस्याएं हैं, और जो सृष्टि चक्र है उसको हम भूल गए हैं। ये एक बड़ी समस्या है। इसको एक डिज्नी की फिल्म के द्वारा हरारी समझाते हैं कि डिज्नी की कोई फिल्म है, उसमें जो वनराज सिंह है वो अपने सिंह शावक को समझाता है। वो जब पूछता है कि मैं इस हरिण को क्यों खाऊं, ये बेचारा मर जाएगा, दया करके वो कुछ पूछता है, तो कहता है कि इसको खाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसको खा करके तुम जिंदा रहोगे, बाद में तुम्हारी काया मिट्टी में मिल जाएगी, उस मिट्टी से फिर घास पैदा होगी,
उस घास को फिर कोई हिरण खाएगा, उस हिरण को फिर कोई शेर खाएगा, उस शेर के मर जाने पर फिर उसकी मिट्टी बनेगी, उससे फिर घास पैदा होगी। ये सृष्टि चक्र है, ये इसी तरह से चलता है। वह कहता है, उदाहरण के द्वारा हरारी कहते हैं, तो मनुष्य का जो, किसी भी प्राणी का जो अपना धर्म है वह उसको भूल रहा है। जो गीता में कहा कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह। तो मनुष्य का अपना स्वधर्म और उसका अपना स्वराज कहाँ है, उसकी अपनी पहचान कहाँ है, इसको हम भूलते जा रहे हैं। इससे इस सारी समस्याओं के मूल में कहीं न कहीं इस तरह से ये समस्या है। इस सब का हल जो है अंत में हरारी साहब कहते हैं कि मेडिटेशन में है। अंतिम अध्याय ही उनका मेडिटेशन है और इस पर ज़्यादा बात करने का अवसर नहीं है, क्योंकि यह तो आदमी अपने भीतर झांके, अपने भीतर खोजे और कुछ जो हरारी कहते हैं कि विपश्यना की प्रणाली है वो मेरे लिए कारगर सिद्ध हुई। उसको सब लोग यदि अपनाते हैं तो कहीं समाधान खुल सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।